फ्रेंड्स वापस से स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 को लेकर के विच इज ऑल अबाउट टैक्सेशन कि सर म्यूचुअल फंड की दुनिया में किस हिसाब से टैक्सेस देने होते हैं। पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि सर आप कितना कमा रहे हो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके हाथ में टैक्स के बाद क्या बचता है इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। इन द सेंस दैट सर कई बार लोग कहते हैं कि यार मेरा पैसा तो एफडी में लगा है, वो सेफ सिक्योर है, वहां पे मुझे 7 साढ़े 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या दिक्कत है। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि सर वो 7 साढ़े 7% का जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, वहां पे आप 30% टैक्स भर देते हो और आपके हाथ में आफ्टर टैक्स क्या बचता है, आपके हाथ में आफ्टर टैक्स बचता है सम 5-5.5%। सो अल्टीमेटली इज दैट 5% रिटर्न इनफ फॉर मी पोस्ट टैक्सेस? मे बी नॉट। तो इसलिए कहते हैं कि सर आप जब भी कोई दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बीच में आप देखो, तो आप हमेशा उसके रिटर्न्स को कंपेयर करो और उसके टैक्स के इम्प्लीकेशन को भी कंपेयर करो। जो ज्यादा टैक्स एफिशिएंट स्कीम हो वहां पैसे लगाओ। ठीक है। जब रिडेम्पशन भी करना हो तो आप उसी उसी जगह से पैसे निकालो जहां पर आपकी टैक्स की एफिशिएंसी बने। ठीक है। आइए, तो अभी समझते हैं कि देर आर टू लेवल्स ऑफ टैक्सेशन। एक होता है फंड लेवल पर टैक्सेशन होता है और एक होता है इन्वेस्टर लेवल पर टैक्सेशन। मतलब क्या? देखो, म्यूचुअल फंड ना, जब भी फंड मैनेजर कोई शेयर खरीद रहा है, बेच रहा है, ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो हर बार तो मान लो कोई प्रॉफिट करता होगा शेयर खरीद के बेचने पर, तो वो जो प्रॉफिट कर रहा है क्या उस प्रॉफिट के ऊपर में उसको टैक्स भरना पड़ता है? आंसर इज नो। क्यों नहीं भरना पड़ता है? क्योंकि सर यहाँ पर इस इनकम को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 23D। ठीक है। लेकिन वहीं पर जब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर लेवल पे आता है तो वो कहता है कि सर जब भी एक इन्वेस्टर अपना पैसा डाले और फिर जब वो उस पैसे को निकाले, तब आपको टैक्स देना होगा और टैक्स विल डिपेंड अपॉन कि उसने क्या बेचा और कब बेचा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ स्कीम दैट द इन्वेस्टर हैज सोल्ड एंड व्हाट इज द होल्डिंग पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टर। ठीक है। भाई अब समझते हैं। मेरा मानना है कि ये कुछ मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, इसको आप ध्यान से समझो कि म्यूचुअल फंड ना, उस पे टैक्स लगता है सिर्फ और सिर्फ बेचने पर। बहुत लोग सर यही बात नहीं समझते हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि सर मैंने ना पिछले 5 साल से एसआईपी चला रहा हूँ सर, मैं महीने महीने 10-10 हजार रुपए का डाल रहा हूँ, साल का 1,20,000, 5 साल में 6 लाख रुपए मैंने डाल दिए, अभी कीमत 10 लाख रुपए हो गई। बताओ सर मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा? द आंसर इज यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स। पॉइंट इज कि सर अगर आपने 20 साल तक आपने अपने जो यूनिट्स एक्यूमुलेट किए, अगर आपने अपने यूनिट्स को नहीं बेचा, तो हमारे यहाँ पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इट इज अ डेफर्ड टैक्सेशन सिस्टम। जब आप बेचोगे सिर्फ और सिर्फ तभी आपका टैक्स लगेगा। इसका मतलब ये हुआ सर कि खरीदने पर म्यूचुअल फंड में कोई टैक्स नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ बेचने पर टैक्स लगता है। अब बेचने का भी अलग अलग तरीके हैं। सो यू कैन डू अ रिडेम्पशन, देयर कैन बी अ स्विच, देयर कैन बी एसडब्ल्यूपी एंड देयर कैन बी एसटीपी। ये सब तरीके से आप अपना माल निकाल सकते हो। तो रिडेम्पशन, आप टोटल रिडेम्पशन करो चाहे पार्शियल रिडेम्पशन करो, आपका टैक्स का इम्प्लीकेशन आएगा। मतलब कि सर वो 10,000 रुपए महीने करके मैं एसआईपी जोड़ रहा था, मैंने 6 लाख रुपए डाले थे, अभी 10 लाख की वैल्यू है, और मान लो मैंने सर 1 लाख रुपए का माल बेच दिया। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल रिडेम्पशन। तो उस 1 लाख रुपए का जो मैंने माल बेचा, उस पे जितना मेरा अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था, मुझे उस पर टैक्स देना होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मान लीजिए सर मैंने 10 लाख रुपए जमा किए थे, उसमें से मैंने 2 लाख रुपए के यूनिट्स को स्विच कर दिया दूसरे स्कीम में, तो मेरा 2 लाख रुपए का माल पहले स्कीम से बिक गया और उस पर जो प्रॉफिट था मुझे उस पर टैक्स देना होगा। सिमिलरली अगर मैं SWP कर रहा हूँ कि मैं हर महीने मान लो 10 लाख रुपए डाले थे और हर महीने 6-6 हजार रुपए करके मैं विड्रॉल कर रहा हूँ, साल में मैंने 72 हजार रुपए का विड्रॉल कर दिया, तो 72,000 रुपीज दैट आई टेक आउट फ्रॉम म्यूचुअल फंड इज बेसिकली बाई सेलिंग सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स। तो मैंने जब ये यूनिट्स बेचे, तो उन यूनिट्स का जो कॉस्ट प्राइस था उसके डिफरेंस से मुझे जो प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट में मुझे टैक्स देना पड़ता है। तो याद रखिएगा म्यूचुअल फंड में टैक्स सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे लगता है। यहाँ पर कोई रकम का टीडीएस नहीं कटता है। तो मतलब कि सर अगर मान लो मैंने 1 लाख रुपए डाले थे किसी स्कीम में, अभी 3 साल में वो बढ़ करके 1.5 लाख रुपया हो गया था, अभी मैं रिडेम्पशन करूंगा, तो मेरे खाते में पूरे के पूरे 1.5 लाख रुपए आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सर कोई 10% टीडीएस काट के आपको पैसे मिलेंगे, इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है। ये याद रखिएगा कि सर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स यानी कि हम लोगों केस में जब हम म्यूचुअल फंड बेचते हैं तो हमें कोई टीडीएस नहीं कटता है। लेकिन वही म्यूचुअल फंड अगर एक नॉन रेसिडेंट इंडियन जब बेचता है, तो उसको टीडीएस काट के ही पैसा वापस मिलता है। अब बात करते हैं कि सर
म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन क्या हिसाब से होता है, तो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि सर आपने क्या बेचा और कब बेचा, इसके ऊपर में आपका टैक्सेशन डिसाइड होता है। तो क्या बेचा को जब मैं बात करता हूँ तो म्यूचुअल फंड तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है इक्विटी स्कीम, एक होता है हाइब्रिड स्कीम, और एक होता है नॉन इक्विटी स्कीम। इक्विटी स्कीम मतलब वो स्कीम जिसमें इक्विटी का प्रोपोर्शन 65% से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आपने जो भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, थीमेटिक फंड आपने अगर बेचा है, तो वो सब के सब आपके इक्विटी कैटेगरी के फंड हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसके पोर्टफोलियो में मोर देन 65% पैसा इक्विटी शेयर्स में रखा होता है। ठीक है। तो मान लो अगर मेरे क्लाइंट ने कहा कि सर मैंने म्यूचुअल फंड बेचा, बताओ कितना टैक्स देना होगा, तो आपको सबसे पहला सवाल पूछना होगा, सर आपने क्या बेचा। उसने कहा सर मैंने एसबीआई ब्लू चिप बेचा। तो आपके दिमाग में उसी समय घंटी बजनी चाहिए कि एसबीआई ब्लू चिप is nothing but a large cap fund which is an equity fund which has more than 65% in equity। तो सर वो इक्विटी का प्रोविजन आपको लगेगा। ठीक है। तो वैसे ही सर नॉन इक्विटी यानी कि डेट स्कीम्स वो स्कीम्स हो गए जहां पर डेट का पोर्शन इज मोर देन 65%। तो मान लीजिए सर आपके क्लाइंट ने एसबीआई लिक्विड फंड, एसबीआई लो ड्यूरेशन फंड बेचा है, देयर द डेट कंपोनेंट इज मोर देन 65%, तो उसको डेट का टैक्सेशन लगेगा। ठीक है। तीसरा एक कैटेगरी हो गया हाइब्रिड कैटेगरी, जो हम कहते हैं कि ना ही इक्विटी का टैक्सेशन है ना ही डेट का टैक्सेशन है। मतलब मान लीजिए सर मेरे फंड में 50% इक्विटी है और 50% डेट रखा है, अब बताइए क्या टैक्सेशन लगाएंगे। वो इक्विटी टैक्सेशन में नहीं आएगा क्योंकि वहां कहता है कि मोर देन 65 इक्विटी हो, और वो डेट टैक्सेशन में भी नहीं आएगा क्योंकि मोर देन 50%, मोर देन 65% तो डेट भी नहीं है, दोनों 50-50 है। तो ऐसे तीसरे कैटेगरी में आपका हाइब्रिड टैक्सेशन लगता है। फॉर एग्जाम्पल डीएसपी का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, या अभी जो 361 का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो चल रहा है, दे ऑल कम अंडर दी हाइब्रिड टैक्सेशन। सो टैक्स विल डिपेंड अपॉन होल्डिंग पीरियड ऑल्सो। अभी होल्डिंग पीरियड के बारे में हम अगले स्लाइड में बात करेंगे कि रिस्पेक्टिव एसेट क्लासेस जो इक्विटी स्कीम्स हुए और नॉन इक्विटी स्कीम्स हुए, उसमें होल्डिंग पीरियड के हिसाब से आपका टैक्स का रेट डिसाइड होता है। ठीक है। ये याद रखिएगा कि म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन जो है हमेशा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम पे लगता है, फीफो सिस्टम पे। मतलब अभी मैंने आपको कहा कि लेट से किसी क्लाइंट ने 10-10 हजार रुपए महीने की एसआईपी जोड़ी, 5 साल में 6 लाख रुपए लगा दिए, अभी उसका कीमत 10 लाख रुपए है। राइट। अभी उसने मान लो 2 लाख रुपए का माल बेचा, तो अभी हमको क्या देखना होगा कि सर मेरे कुछ यूनिट बिकेंगे जो कि करंट एनएवी के हिसाब से मुझे 2 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। लेकिन सर मेरे कौन से यूनिट बिकेंगे, जो अभी पिछले महीने मैंने जो यूनिट उठाए थे, मुझे मेरे वो यूनिट बिकेंगे जो मेरे सबसे पहले यूनिट थे वो बिकेंगे। तो दी आंसर इसकी तरफ जो सबसे पहला जो 5 साल पहले जो पहला इंस्टॉलमेंट होता है वो सबसे पहले बिकेगा। तो हमें हमेशा देखा जाएगा कि वो यूनिट जो 5 साल पहले आपने खरीदा था वो किस भाव पे, किस एनएवी पे खरीदा था, और आज का एनएवी कितना है। तो डिफरेंस में जो प्रॉफिट है वो आपका टैक्स के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है। तो आइए अब टैक्सेशन के रेट्स देख लेते हैं। इनका कहना है कि सर देखो, सबसे पहले बात करते हैं लिस्टेड स्टॉक्स एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इनका होल्डिंग पीरियड 12 मंथ्स के हिसाब से देखा जाता है। अगर 12 महीने से कम का होल्डिंग पीरियड है तो अभी 20% टैक्स लगता है, और वही अगर 12 महीने के बाद आप बेच रहे हो तो 12.5% का टैक्स लगता है। तो यहाँ पर एक अर्लियर और रिवाइज रेट रखा हुआ है, इसको याद रखिएगा कि अभी पिछले साल टैक्स रेट्स चेंज हुए थे। तो मतलब 2023 का जो अगर टैक्स लॉज अगर मैं चेक करूंगा तो वो अर्लियर रेट के हिसाब से है, और 2024 का अगर मैं टैक्स लॉज देखूंगा तो वो रिवाइज रेट के हिसाब से है। तो आपको रिवाइज रेट याद रखना चाहिए कि सर आज के दिन अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड बेचा, मान लीजिए कि आपने आज अगस्त 25 में कोई म्यूचुअल फंड बेचा और देखा गया कि सर आपने उसको जनवरी 2025 में खरीदा था, तो आपका तो सर होल्डिंग वाज ओनली फॉर 8 मंथ्स। तो अब आपने इसको बेचने पर अगर कुछ प्रॉफिट किया है, तो आप अपने प्रॉफिट के पोर्शन पे, नॉट ऑन द टोटल अमाउंट, ऑन द प्रॉफिट पोर्शन यू हैव टू पे 20% टैक्स। ठीक है। और वही अगर आपने 1 साल के बाद बेचा है तो आप करीब 12.5% टैक्स देते हो, which is a preferential rate of taxation। ठीक है। ये याद रखिएगा कि देर इज अ लिमिट ऑफ एग्जेम्पशन विच इज ऑफ 1.25 लाख रुपीज। मतलब पहले 1.25 लाख के प्रॉफिट पे आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। मतलब सर इमेजिन करिए कि सर मैंने अगर मान लीजिए 2 लाख रुपए लगाए थे, और 1 साल बाद मैं देख रहा हूँ कि वो 2 लाख बढ़ के 2.5 लाख रुपए हो गए, और मैंने पूरा पूरा 2.5 लाख रुपए का माल बेच दिया, तो सर मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, मेरा प्रॉफिट 50,000 रुपए का हुआ। क्या इस पे मुझे कोई टैक्स देना पड़ेगा? आंसर इज नो। पहला 1.25 लाख रुपए के प्रॉफिट पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। करेक्ट। Okay, so that is basically for listed stocks and for equity mutual funds and for ETFs. अनलिस्टेड शेयर की बात करेंगे।
अगेन ये सब एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट जानने के लिए जान लीजिए कि सर 24 महीने से पहले हम बेचते हैं तो स्लैब रेट लगता है, और 24 महीने के बाद बेचते हैं तो 12.5% का भी टैक्स का रेट हो गया है। वैसे ही फॉरेन शेयर्स अगर आपने 24 महीने के पहले बेचे तो जो इंडिविजुअल है उसका स्लैब रेट लगेगा, और 24 महीने के बाद अगर आपने कोई फॉरेन का स्टॉक बेचा है 12.5% का टैक्स लगेगा। डेट म्यूचुअल फंड की बात करें तो आज के दिन इसमें द टैक्सेशन इज सेम एज दैट ऑफ फिक्स डिपॉजिट्स। मतलब कि सर यहाँ पर अब कोई 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने का कहानी नहीं रह गया है। अब उनका कहना है कि सर जितना रुपए का आपने इंटरेस्ट इनकम कमाया उस पे आप अपने स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स दे दीजिए। मतलब कि सर मान लीजिए मैंने अगर पैसा लगाया था डेट म्यूचुअल फंड में, मान लो 1 लाख रुपए लगाया था, और पिछले 3 साल में मैंने उस 1 लाख रुपए को ग्रो करके 1,25,000 कर दिया। ठीक है, तो अब मैंने जो 25,000 रुपए कमाए, अगर मैंने अपने फाइल में ये 25,000 रुपए कमाए हैं एंड मेरा मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन अगर 30% है, तो मुझे इस 25,000 पे भी 30% टैक्स देना होगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग माई रिटर्न। ठीक है, लेकिन वही मान लो यही सेम इन्वेस्टमेंट मैंने अपनी मम्मी के फाइल में किए थे जिनका कोई टैक्स का स्लैब नहीं आता है, तो मैंने 1 लाख रुपए डाले, 1,25,000 निकाले, 25 जगह प्रॉफिट किया, माई नेट टैक्सेशन हुआ देयर ₹0, राइट। तो वैसे ही सर जब लिस्टेड बॉन्ड्स की बात करते हैं, तो लिस्टेड बॉन्ड्स अगर आपने 12 महीने के पहले बेचे तो स्लैब रेट से बिकता है, मतलब टैक्सेशन लगता है, और 12 महीने के बाद आपने बेचे तो 12.5% का एलटीसीजी का टैक्स लगता है। आरईआईटी इन इन्वेट्स के अंदर में सर 12 महीने पहले और बाद की कहानी है। 12 महीने के पहले अगर आप बेचते हो तो 20% टैक्स लगता है, 12 महीने के बाद बेचते हो तो 12.5% का टैक्स लगता है। फिजिकल रियल एस्टेट 24 महीने का होल्डिंग पीरियड देखा जाता है। अगर आपने 2 साल के पहले बेचा है तो एज पर योर स्लैब रेट, और वही 2 साल के बाद बेचा है तो 12.5% का स्लैब, 12.5% का टैक्स रेट है। गोल्ड सिल्वर ईटीएफ इन फिजिकल गोल्ड में भी सर यही कहानी अब कर दी गई है। गोल्ड सिल्वर ईटीएफ से कैसे बोलते हैं कि सर अगर आपने 12 महीने के पहले बेचा तो स्लैब रेट लगेगा, 12 महीने के बाद बेचा तो 12.5% का टैक्स लगता है, और वही अगर आपने फिजिकल गोल्ड को 24 महीने के पहले बेचा है तो स्लैब रेट, और उसके बाद 12.5% का टैक्स रेट। सो देखो दोस्तों, फ्रॉम एन एग्जाम पर्सपेक्टिव आपको इसमें से लिक्विड स्टॉक्स एंड इक्विटी एमएफ का रेट मालूम होना चाहिए, डेट एमएफ का रेट आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार ये देख लेते हैं कि सर टीडीएस कितना कटता है। तो टीडीएस कैपिटल गेन पे आ सकता है, और टीडीएस जो है डिविडेंड वाले इनकम पर आता है। तो जब आप कैपिटल गेन कर रहे हो तो चाहे आप रेसिडेंट इंडियन हो, चाहे आप एचयूएफ हो, एसोसिएशन ऑफ पर्संस हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो, या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, आपको माल बेचने पर अगर प्रॉफिट आ रहा है तो आपको उस पर कोई टीडीएस नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन अगर आप एनआरआई हो, अगर आप एनआरआई हो तो अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उस पर आपको 20% का टीडीएस कटेगा, और वहीं अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो 12.5% का आपको टीडीएस कटेगा। ठीक है, सो दिस इज कंप्लीटली ऑन द कैपिटल गेन साइड। अब बात करते हैं कि सर अगर कोई मेरे को डिविडेंड आ रहा है तो उस पर कितना टीडीएस आप काटोगे। तो सर अगर मान लो हितेश ने अपना पैसा लगा रखा है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में और वहां से उसको डिविडेंड मिल रहा है, तो वो डिविडेंड पे मुझे 10% का टैक्स देना होगा, टीडीएस कटेगा, इफ द टोटल डिविडेंड इनकम इज मोर देन 5,000 रुपीज फॉर अ पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, और वहीं एनआरआई के केस में डिविडेंड पे टैक्स कटता है 20% का। करेक्ट, ओके। फॉर सम सर्टेन स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स, अगर आपका कैपिटल गेन हो रहा है तो एसटीसीजी 30% का भी कटता है, एंड बाकी सारे नियम सेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रैंड फादरिंग ऑफ इनकम क्या होती है, ग्रैंड फादरिंग ऑफ कैपिटल गेन, इसको लेके भी बात कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो दोस्तों, 2018 तक ना इंडिया के अंदर में कैपिटल गेन नहीं लगता था, देयर वाज नो कैपिटल गेन टैक्स टिल 2018। बट 2018 में पहली बार अरुण जेटली जी जब बजट पेश किया तो उन्होंने कैपिटल गेन का रेट को बढ़ा के 10% कर दिया, जो आज के दिन 12.5% हो गया। अब इसका इम्प्लीकेशन सोचो कि मान लो मेरे पिताजी ने 1990 के जमाने में किसी म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए निवेश किए थे, और 1990 से लेकर 2018 तक के अंदर में 28 सालों में उनके 1 लाख रुपए बढ़ करके मान लो 20 लाख रुपए हो गए थे। तो 20 लाख रुपए पर उनका कभी कोई टैक्स का बात नहीं हुआ था, कभी कोई टैक्सेशन नहीं लगने का था। बट जैसे ही 2018 के अंदर में बजट पेश किया गया, कहा गया कि सर प्रॉफिट पे आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो हिसाब से देखा जाए तो मेरे पिताजी तो 19 लाख के प्रॉफिट पे बैठे हैं, और उस 19 लाख के प्रॉफिट पे उनको 10% यानी कि 1,90,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। ये कहाँ का नियम हुआ।
तो इसके लिए सिस्टम में समझाया गया कि सर देखो, जब भी कैपिटल गेन टैक्स लगता है वो प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे लगता है, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे। हाँ, सिमिलरली देखा गया कि सर मान लीजिए कि तो अब 2018 के अंदर में जब टैक्स लगा दिया गया, तो क्या मेरे पिताजी को टैक्स देना पड़ेगा? आंसर इज नो। अब बट मेरे पिताजी ने माल बेचा ही नहीं। उन्होंने अब 2025 में आकर के अपना म्यूचुअल फंड मान लीजिए बेचा, और वो 20 लाख रुपए बढ़ करके आज के दिन मान लो 1 करोड़ रुपए के हो गए। तो अब बताइए कितना टैक्स लगेगा? तो सिस्टम का कहना यह है कि सर, आपने भले ही आज 1 करोड़ का माल बेचा हो, आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 लाख रुपए की थी, तो हिसाब से आप 99 लाख के प्रॉफिट बैठे हो, बट हम आपको पूरे 99 लाख के प्रॉफिट पे आपको हम टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन 2018 की 30 जनवरी को आपके पोर्टफोलियो की कीमत 20 लाख रुपए थी, हम उसी को आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पकड़ लेंगे। एंड अब इसके बाद आपने जो प्रॉफिट किया 80 लाख, उस पे हम आपको वो 12.5% का टैक्स लगा देंगे। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रैंड फादरिंग ऑफ कैपिटल गेन्स, राइट? ओके, अब आगे बढ़ते हैं नॉन इक्विटी पे। अच्छा, ये जो है ये इंडेक्सेशन बेनिफिट की बात बताई गई है, बट मेरे हिसाब से अब इसको हटे 2 साल हो चुके हैं, तो इसलिए अब इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, एग्जाम में अब नहीं पूछेगा, तो इसको मैं स्किप कर जा रहा हूँ। यहाँ पर बात हो रही है इंडेक्सेशन बेनिफिट की। दिस इज द सेम एग्जांपल एज व्हाट वाज गिवन इन द प्रीवियस स्लाइड। यहाँ पर नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के कैपिटल गेन्स इंडेक्सेशन बेनिफिट यहाँ भी वही समझाया गया है और यहाँ भी वही समझाया गया है। तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इसको हटे अब काफी समय हो चुका है। वैसे ये डिविडेंड इनकम थी, तो पहले क्या था, अर्लियर रेजीम के अंदर में डिविडेंड इनकम वाज टैक्स फ्री फॉर इन्वेस्टर्स। AMCs used to pay dividend distribution tax and NAV used to get reduced by dividend plus the dividend distribution tax। ठीक है, लेकिन अब ये सिस्टम हट गया है करंट रेजीम में। 2020 के बाद क्या हुआ कि सर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को हटा ही दिया गया, और कह दिया गया कि सर जो भी डिविडेंड मिलेगा वो डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो अभी डिस्ट्रीब्यूटर का, अभी इन्वेस्टर का टैक्स रेट जो भी एप्लीकेबल है, मान लो अगर मेरे हाथ में अगर कोई डिविडेंड आ रहा है एंड इफ आई एम इन 30% टैक्स ब्रैकेट, देन मैं आई बी पेइंग 30% टैक्स ऑन द डिविडेंड। ठीक है, सो द फंड एनएवी विल ड्रॉप बाय द फुल डिविडेंड अमाउंट, जिसको हम एक्स डिविडेंड नैव कहते हैं, एंड इससे कंपाउंडिंग भी इंपैक्ट होती है। ठीक है, ओके। फिर टीडीएस के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। रेसिडेंट इंडिविजुअल को टीडीएस नहीं कट रहा है, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल को टीडीएस लगता है एज पर द रेट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट और डीटीएए, whichever इज बेनिफिशियल। सो इंडिया का कई सारे देशों के साथ में डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, तो अगर उस रेट के हिसाब से अगर आपका टैक्स रेट कम आ रहा है तो आपको कम रेट लगेगा। ठीक है, सो इट इज एप्लीकेबल ऑन बोथ कैपिटल गेन्स एंड ऑन डिविडेंड इनकम। ठीक है, एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी आपकी कुछ और हो सकती है, बट टीडीएस इज जस्ट अ प्राइमरी कि भाई उसने उतना रुपया काट लिया, अब अगर आपका टैक्स नहीं बनता तो आप रिफंड क्लेम कर लो। स्टैम्प ड्यूटी क्या होती है सर? स्टैम्प ड्यूटी, ये याद रखिएगा कि इट इज एप्लीकेबल ऑन परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स, चाहे आप वन टाइम कर रहे हो चाहे आप एसआईपी कर रहे हो, या आपने कोई स्विच ट्रांजेक्शन की है, तो कोई भी रकम का अगर आपके स्कीम में परचेज अगर होगा तो आपको 0.005% का टैक्स देना पड़ता है। ये रिडेम्पशन पर नहीं लगता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि इतना रुपया आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से कट जाएगा एंड उसके बाद आपको यूनिट्स अलॉट होंगे। ठीक है, एसटीटी क्या होता है सर? एसटीटी एक और रकम का टैक्स है जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, और ये एप्लीकेबल होता है ओनली ऑन सेल, रिडेम्पशन और स्विच ऑफ इक्विटी फंड्स। ये डेट फंड्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो दो बातें याद रखिएगा कि एस तो स्टैंप ड्यूटी जो था वो परचेज पे एप्लीकेबल था, लेकिन एसटीटी जो है वो सेल पर एप्लीकेबल है, वो परचेज पे एप्लीकेबल नहीं है। और क्या चीज का सेल? ये बात कर रहा है सिर्फ इक्विटी फंड्स का सेल, जो कि डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज से या डायरेक्ट म्यूचुअल फंड हाउस के साथ में आप जो सेल कर रहे हो उस पे एसटीटी लगता है। ठीक है, एसटीटी के रेट कितने होते हैं? अगर आपने कोई डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन किया है तो 0.001% का एसटीटी रेट है, और वही अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका एसटीटी का रेट इज हायर, इट इज 0.025%। ठीक है, अभी सेटिंग ऑफ गेन्स एंड लॉसेस क्या होता है, अब इसको लेके मैं 5 मिनट से चर्चा करूंगा। ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन आते हैं और थोड़ा सा टिपिकल सेक्शन है। देखो,
दोस्तों अभी तक हम जितनी बात कर रहे थे, हम हर जगह खाली गेन 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 की बात कर रहे थे कि सर म्यूचुअल फंड खरीदा, प्रॉफिट हो गया, बताओ कितना टैक्स लगेगा। लेकिन दोस्तों कभी सोचो कि ऐसा भी तो हो सकता है कि सर मैंने म्यूचुअल फंड बेचा और मार्केट गिरा हुआ है, तो मैं लॉस में बेच रहा हूँ, और अगर मैंने लॉस में बेचा तो मुझे टैक्स का क्या इम्प्लीकेशन आएगा, अब थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। मैंने आपको पहली स्लाइड बताया था कि म्यूचुअल फंड पे टैक्स लगता है सिर्फ प्रॉफिट पर, लॉस पे अभी तक तो कोई टैक्स नहीं लगता है। तो चलो ठीक है, मैं समझिए टैक्स तो नहीं देना है, लेकिन दूसरा मन में सवाल ये आता है कि सर क्या मुझे टैक्स में कोई रिलीफ मिलेगा। इन द सेंस कि मान लीजिए कि सर मैंने म्यूचुअल फंड में ट्रांजैक्शंस किए और मैंने ये साल में 2 लाख रुपए का लॉस कर लिया, या मान लो मैंने शेयर में ट्रेडिंग किया और मैंने 2 लाख रुपए का लॉस कर दिया। अभी 2 लाख के लॉस पे आप टैक्स तो नहीं मांगोगे, मैं जानता हूं, लेकिन मान लीजिए कि सर मेरा ना 20 लाख रुपए का सैलरी इनकम भी है, जिसपे मुझे 30% का टैक्स देना पड़ता है। अब मैं सरकार को बोलूंगा कि देख भाई 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है मेरे को शेयर मार्केट में, तो उसको एडजस्ट कर दे, और बाकी बचा हुआ 18 लाख में मुझे 30% टैक्स ले ले, तो क्या मुझे ये एडजस्टमेंट, जिसको हम कहते हैं सेटिंग ऑफ, क्या मुझे सेटिंग ऑफ करने को दिया जाएगा? आंसर इज नो। दिस काइंड ऑफ सेटिंग ऑफ इज नॉट अलाउड। तो ये याद रखिएगा कि इनकम टैक्स एक्ट में 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। सबसे पहले होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर होता है इनकम फ्रॉम हाउसिंग प्रॉपर्टी, फिर होता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन यानी कि बिजनेस इनकम, फिर होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और लास्ट में होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक एफडी, इंटरेस्ट वगैरह। तो अभी इनका क्या कहना है कि सर ये जो हम म्यूचुअल फंड का जो भी टैक्सेशन का बात कर रहे हैं, इक्विटी शेयर का जो टैक्सेशन का बात कर रहे हैं, वो चौथे नंबर पे यानी कि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आता है। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में अगर कोई भी रकम का लॉस अगर आए, तो ये बाकी चारों तरह के गेन से एडजस्ट नहीं हो सकता है। मतलब इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन वाले सेक्शन में अगर आपका कोई लॉस चल रहा है 2 लाख रुपए का, तो आप उसको इनकम फ्रॉम सैलरी से एडजस्ट नहीं कर सकते। क्लियर हो गई ये बात? पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपका क्लियर किया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है? दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि सर ठीक है, आप मेरे को लेट से सैलरी हेड से या रेंटल इनकम से आप एडजस्ट नहीं करने दोगे, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन सर ऐसा तो करने दो कम से कम कि मेरा कैपिटल गेन सेक्शन में ही अगर कोई माल बेचने पर प्रॉफिट आया है, तो उसी से मेरा लॉस भी एडजस्ट कर दो। मान लो सर कि मेरे पास में ना एक म्यूचुअल फंड अकाउंट है, एक डीमैट अकाउंट है। डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने सर शेयर ट्रेडिंग कर करके 2 लाख का नुकसान कर दिया, और म्यूचुअल फंड अकाउंट में मैंने कोई एक पुरानी स्कीम बेची जिसमें मुझे 5 लाख का प्रॉफिट आया। अब 5 लाख का जो प्रॉफिट आया उस पर आप 12.5% टैक्स मांगोगे, और यहाँ पे मैं 2 लाख का लॉस करके बैठा हूं। तो सर कम से कम इतना तो अलाउ करो कि ये 2 लाख रुपए का लॉस को इस 5 लाख रुपए के प्रॉफिट से मुझे एडजस्ट करने दो। तो क्या वो एडजस्टमेंट करना अलाउड है? तो यहीं पर दो बातें याद रखिएगा। जब भी एडजस्टमेंट की बात आती है, मतलब आप तो लॉस को एडजस्ट करोगे, प्रॉफिट को भी एडजस्ट करोगे, तो आप लॉस को जब एडजस्ट करते हो ना, तो ऑलवेज लुक एट द नेचर ऑफ द लॉस। अगर आपका लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर है, याद रखिएगा इस बात को, अगर आपका लॉस अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, मतलब कि इसी साल ट्रेडिंग कर करके आपने लॉस कर दिया, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी एडजस्टेड विथ अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मतलब आप जो ये 5 लाख के प्रॉफिट से एडजस्ट करने जा रहे हो ना, तो ये 5 लाख का प्रॉफिट चाहे पिछले 12 महीने का है, चाहे पिछले 5 साल का प्रॉफिट है, आप कोई भी रकम, आप इस तरह का जो शॉर्ट टर्म लॉस है इसको कोई भी रकम के प्रॉफिट से आप एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन अब दूसरा कहानी बताता हूँ। लेट से आपने सर इस साल जो 2 लाख रुपए का लॉस खाया शेयर ट्रेडिंग के अंदर में, ये मान लो आपका कोई पुराना कोई कचरा शेयर रखा हुआ था जो कि मार्केट के अंदर में बढ़ा ही नहीं, और उसने आपको 2 लाख का लॉस दे दिया, और उसकी होल्डिंग पीरियड वाज फॉर मोर देन 1 ईयर, तो आपने वो लॉस जो बुक किया दैट वाज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो कहते हैं सर कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन ओनली बी एडजस्टेड अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये याद रखिएगा। ठीक है। और फिर तीसरा क्लॉज समझाया गया कि सर मान लेते हैं कि सर ये जो लॉस हुआ, मेरे पास कोई कॉरस्पॉन्डिंग गेन है ही नहीं, तो मैं किससे एडजस्ट करूंगा? तो मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। तो सर एटलीस्ट मेरे को इसको कैरी फॉरवर्ड करने दीजिए, ताकि मैं आने वाले साल में अगर कोई मैंने प्रॉफिट किया, तो मैं उस प्रॉफिट से उसको एडजस्ट कर लूंगा। तो ये जो कैरी फॉरवर्ड लॉस को करना अलाउड है, दैट इज अप टू अ पीरियड ऑफ मैक्सिमम 8 years। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट, इट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम। तो सैलरी रेंटल इनकम से कैपिटल गेन का लॉस को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरा बोला मैंने आपको कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर होगा, तो वो कोई भी तरह के कैपिटल गेन से एडजस्ट हो जाएगा,
लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट हो सकता है। ठीक है। डिविडेंड स्ट्रिपिंग और बोनस स्ट्रिपिंग क्या होती है दोस्तों, अब इस पे इतना काम नहीं होता है क्योंकि ये चीजें बंद कर दी गई बहुत साल पहले। तो बट खाली इतना बताता हूँ कि सर ये सब चीजें थी क्या। बोलते हैं सर कि देखो, पहले के लोग ना लीगली टैक्स बचाने की कोशिश करते थे और वो अपने इनकम टैक्स एक्ट में जो छोटे मोटे जो लूप होल्स थे ना उसका फायदा उठाते थे। अभी सर मान लो कोई एक स्कीम है जिसका एनएवी चल रहा है 10 रुपए, और मुझे पता है कि आज 2 रुपए का इसमें डिविडेंड अनाउंस होने वाला है। तो सर म्यूचुअल फंड वाले ने, क्लाइंट ने क्या किया, क्लाइंट ने 1 करोड़ रुपए लगा दिए इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर में। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। बोलता है कि सर जो इन्वेस्टर है उसने 1 करोड़ रुपए लगा दिए, 10 रुपए के एनएवी पे उसने 10 लाख रुपए, 10 लाख यूनिट उठा लिए। और मान लीजिए अगले दिन उसमें डिविडेंड आ गया 2 रुपए का। अभी डिविडेंड आने के बाद क्या होता है, अगले दिन जो एनएवी निकल के आती है उसको हम कहते हैं एक्स डिविडेंड नैव, और वो डिविडेंड के अमाउंट से एडजस्ट होके आती है। इसका मतलब आपका अगले दिन का एनएवी निकल के आएगा 8 रुपए का। तो 2 रुपए का जो डिविडेंड आया वो आपके अकाउंट में चला गया, बैंक अकाउंट में चला गया। आपके पास में 10 लाख यूनिट थे तो 2 रुपए के हिसाब से आपको 20 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में आ गए। और बाकी आपके पास जो अब 8 रुपए का एनएवी अगले दिन डिक्लेयर किया गया, तो आप देखोगे फिनोमेटिक ऐप में आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 80 लाख रुपए दिखाएगी। आपने 1 करोड़ रुपए कल इन्वेस्ट किए थे, 20 लाख रुपए आज बैंक अकाउंट में आ गए, और अभी पोर्टफोलियो की वैल्यू दिखा रही है 80 लाख रुपए। क्या आप कोई लॉस में बैठे हो? आंसर इज नो सर। मेरा तो ये 80 लाख प्लस 20 लाख कर दो तो मेरा तो 1 करोड़ रुपए इंटैक्ट है। लेकिन अब क्लाइंट क्या कहता है, अब क्लाइंट कहता है कि सर देखो, मैंने 1 करोड़ रुपए में खरीदा था, 80 लाख का वैल्यू दिखा रहा है, इसको बेच देते हैं। और अब मैंने ये 20 लाख रुपए का नुकसान बुक कर लिया, और इस 20 लाख के नुकसान को मैं कैपिटल गेन के एडजस्टमेंट वाले प्रोविजंस में लेके जाकर के अपना कोई पुराना प्रॉफिट को एडजस्ट कर लूंगा। तो इससे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रेवेन्यू का लॉस हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए इनकम टैक्स ने कहा कि इस फेनोमेनन को कहते हैं डिविडेंड स्ट्रिपिंग। तो उन्होंने एक सेक्शन पास किया, सेक्शन 94 सब सेक्शन 7, जहां उन्होंने कहा कि अगर आपने म्यूचुअल फंड के कोई यूनिट डिविडेंड डिक्लेयर होने के 3 महीने पहले खरीदे, और फिर डिविडेंड डिक्लेयर होने के 9 महीने के अंदर अगर आपने बेच दिए, तो इस सिलसिले में अगर आपने कोई लॉस बुक किया है तो हम आपको वो लॉस को एडजस्टमेंट करने नहीं देंगे। दिस इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ डिविडेंड स्ट्रिपिंग। यही सेम काम बोनसेस में होते थे कि किसी म्यूचुअल फंड यूनिट ने बोनस अनाउंस कर दिया, आपके यूनिट डबल हो गए, आपका नैव आधा हो गया, तो आपको उसके नाम पर एडजस्टमेंट करने नहीं मिलता था। तो अब नहीं मिलता है अंडर सेक्शन 94 सबसेक्शन 8। कहते हैं कि इफ द ओरिजिनल यूनिट्स वर ब्रॉट within 3 months before the record date and sold within 9 months after the record date, then no such capital loss will be allowed to be adjusted। ठीक है। ईएलएसएस फंड आप लोग सब जानते हो कि सर ये एटीसी के बेनिफिट के लिए बनाया गया था। इसमें 3 साल का लॉक इन रहता है, और आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है उस पे आप 1.5 लाख रुपए तक का रिडक्शन क्लेम कर सकते हो अंडर दी ओल्ड टैक्सेशन लॉज। ठीक है। जीएसटी क्या है सर? जीएसटी इज अनदर टैक्स विच द गवर्नमेंट कलेक्ट्स एप्लीकेबल सिंस 2017। अभी आप क्या क्या चार्ज कर सकते हो स्कीम को? इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी फीस जो आप चार्ज कर रहे हो, जीएसटी इसके ऊपर जो लग रही है वो आप एक्सपेंस रेशियो के ऊपर से डाल सकते हो। मतलब अगर एक्सपेंस रेशियो का लिमिट 2.25 था, अभी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी फीस तो 2.25 के अंदर थी, बट मान लो उसके ऊपर में 20 पैसे का और जीएसटी का भी फिगर था, तो आप 2.25 से एडिशनली 20 पैसा और चार्ज कर सकते हो। वैसे ही कोई अदर फीस थी तो उसकी जीएसटी जो है विद इन टीआर लिमिट्स होती है, और ब्रोकरेज एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है उसकी जीएसटी भी विद इन टीआर लिमिट्स होती है। जीएसटी एग्जिट लोड पर नहीं लगता है, डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन पर जीएसटी कटता है, बट ये स्कीम को चार्ज नहीं होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया जाता है, एंड डिस्ट्रीब्यूटर इज सपोज टू पे दिस जीएसटी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 8। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 8 थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर था, बट जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने समझाया, आई होप आपको ये इजी लगा हो। नॉट वेरी डिफिकल्ट, बिलीव मी इट इज नॉट सो डिफिकल्ट। खाली जितनी बातें मैंने आपको इस क्लास में भी बताई ना, आप इसकी रिकॉर्डिंग को देखिएगा एक बार दो बार, आपको याद रह जाएगा कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या एप्लीकेबल था। Mutual fund investments are subject to market risk. Please read the offer document carefully before investing.